नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है। नो एसआईआर अखिल भारतीय मताधिकार रक्षा सम्मेलन ये दिल्ली में बुलाया गया। इसमें देश के 10 से अधिक राज्यों से आए नागरिकों ने आज एसआईआर से जुड़ी अपनी गवाहियां जो इस सम्मेलन की एक ज्यूरी बनाई गई उसके समक्ष रखी। जूरी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लोकुर, सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.के. पटनायक, प्रोफेसर निवेदिता मेनन, पामेला फिलिपोज और प्रोफेसर जॉन द्रेज ने अनुभवों को गंभीरता से सुना और उन पर अपने विचार रखे। इस सम्मेलन को बुलाने का मकसद है कि वोटरों को बचाया जा सके। जो एक तरीके से एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, चुनाव आयोग कोई बात सुनने को कतई राजी नहीं है। हमें जो अधिकार मिले हैं उन पर भी बातचीत करने को राजी नहीं है। तो ऐसे में देश के चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने अपनी स्पीच में, अपनी बात में बड़े गंभीर तथ्य उठाए हैं। इतने गंभीर हैं कि अगर नागरिकों को पता लग जाए तो वोट कटने का सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। जी हां, वोट कटना कम हो जाएंगे क्योंकि लोगों को अधिकार पता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। काट दिया तो ये पता नहीं किसका कट गया, जोड़ दिया तो ये पता नहीं किसका जोड़ दिया, काट दिया तो क्यों काट दिया, जोड़ दिया तो क्यों जोड़ दिया। इससे ये तय नहीं हो पा रहा है कि वाकई वोटर का वोट बचा या वाकई वोटर का वोट कट गया। ऐसे में पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। यहां तक आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चीख चीख कर कह रहे हैं मेरे राज्य से 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। और इसको लेकर आनंद फानन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल उत्तर प्रदेश पहुंचे, वहां के कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत की। वहीं अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण पर खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे वोट नहीं कटे हैं, कहीं ये गेम उल्टा न पड़ जाए। 4 करोड़ वोट बड़ी भारी संख्या होती है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में फिर एक बार 14 दिन का कार्य समय बढ़ाया गया। अब दिसंबर के लास्ट तक है उत्तर प्रदेश में, अब लास्ट होने जा रहा है। तो क्या उन वोटरों में किस किस के कटे ये चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा? ये पहला सवाल है प्रशांत भूषण जी का। दूसरा ये है क्या वो लिस्ट बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहार में जारी क्यों नहीं की गई? किस किस का काटा गया ये बताया क्यों नहीं जा रहा? क्यों जोड़ा जा रहा ये क्यों नहीं बताया जा रहा? एक बड़ी सोचने और समझने वाली स्पीच दी है और इसको सुने जरूर और हो सके तो लोगों तक शेयर भी करें। फिलहाल बस आपसे यही अपील और गुजारिश है कि अगर आपको मेरी खबरें बेखौफ, मेरी खबरें बहुत सारगर्भित, ईमानदारी से अगर आपको सही लगती हैं तो लाइक शेयर भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए। हो सके तो चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक मदद भी करते रहिए। फिलहाल सुनिए ये प्रशांत भूषण की शानदार स्पीच। एनआरसी में आसाम में बहुत लोग छूट गए, एनआरसी के बाहर हो गए क्योंकि वो लोग दस्तावेज नहीं दिखा पाए। लेकिन उसमें अधिकतर लोग 70% लोग हिंदू थे, सिर्फ 30% लोग मुसलमान थे। इन्होंने सोचा था कि हम मुसलमानों को बाहर कर देंगे, तो वो भी एक्सरसाइज अटक गई। फिर इनको लगा कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर जो हिंदू बाहर रह गए हैं उनको वापस सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन उसमें ये समझ में आया कि भाई जो लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे सिटीजनशिप के लिए, उनको ये कहना होगा कि भाई हम तो पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन थे और हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से दौड़कर यहाँ आए हैं। तो जाहिर है कि ज्यादातर लोग जिनके नाम एनआरसी से बाहर कर दिए गए थे इस वजह से कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो लोग तो इस तरह की एप्लीकेशन नहीं दे सकते थे, नहीं देना चाहते थे। तब इनको लगा कि अच्छा हम नया खेल खेलते हैं, अब हम एसआईआर करेंगे और एसआईआर से इनका नाम वोटिंग लिस्ट से ही हटा देंगे। मुसलमानों का नाम, बहुत सारे मुसलमानों का नाम वोटिंग लिस्ट से ही हटा देंगे। और इन्होंने ये एक्सरसाइज एक तो बहुत हड़बड़ी में, बिहार में तो आपको पता है, देखिए इनका पहले रूल ये था, बिल्कुल लिखित रूल था कि जहां 6 महीने इलेक्शन के ना बचे हों
वहां पर इंटेंसिव रिवीजन नहीं कर सकते। कम से कम 6 महीने बचे होने चाहिए। बिहार में नहीं थे 6 महीने, उन्होंने कर दिया। अच्छा, अब दूसरे राज्यों में 6 महीने से ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर भी जो इन्होंने टाइम लाइन फिक्स करी है, इतना हड़बड़ी में कर रहे हैं कि हम 3 महीने में सारी एक्सरसाइज इसकी कर देंगे। और एक्सरसाइज में वो पहले कह रहे हैं कि तुम हर एक जना, हम नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बना रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नए सिरे से वोटर्स लिस्ट नहीं बनाई गई। हर बार जब भी इंटेंसिव रिवीजन भी जब हुआ, तो पुरानी लिस्ट में से काट छांट करी गई, पुरानी लिस्ट में से नए नाम ऐड करे गए। एकदम नए तरीके से वोटर्स लिस्ट बनाने का काम तो एकदम शुरू में हुआ था, जब 1952 का इलेक्शन हुआ था, उससे पहले। उसके बाद ये एक्सरसाइज कभी नहीं हुई है। और जो कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि इंटेंसिव रिवीजन तब करा सकते हैं। एक पहली बात तो, इंटेंसिव रिवीजन एक कंस्टिट्यूएंसी या उस कंस्टिट्यूएंसी के पार्ट में कराया जाएगा, और वो भी उसके कारण लिखित में आपको देने होंगे कि क्यों आप इंटेंसिव रिवीजन कराना चाहते हैं। इन्होंने एकदम से जो इंटेंसिव रिवीजन का ऑर्डर पास किया, उसमें ये लिख दिया कि हम इतने सारे राज्यों में करा रहे हैं, और कोई आधार नहीं दिया, सिर्फ एक आधार कि भाई बहुत सारे लोग इधर से उधर माइग्रेट कर गए हैं, कई लोग मर गए हैं, कई शायद नॉन सिटीजन आ गए हैं, इस वजह से हम ये इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। यानी कि कानून में जो लिखा है कि आप एक कंस्टिट्यूएंसी या उसके पार्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो नहीं कर रहे हैं, वो एक जनरल इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है। फिर ये कह रहे हैं कि हर एक जने को एक एन्यूमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एन्यूमरेशन फॉर्म, अभी आप लोगों के सामने टेस्टिमनीज आएंगी कि पहली बात तो इतनी जल्दी जल्दी में जो लोग बाहर हैं, जो वहां पर हैं नहीं, माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह हैं, उनको वो कहां से एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे? कहते नहीं, आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन का आपको बताया जाएगा कि कितना मुश्किल कर दिया है इन्होंने ऑनलाइन भरना भी, किस तरह की मुश्किलात आ रही हैं लोगों के। और इसी वजह से 65 लाख लोगों का नाम इन्होंने ड्राफ्ट रोल में से बिहार में काट दिया था। मतलब 8 करोड़ करीब वोटर्स थे, 8 करोड़ में से 65 लाख लोगों का नाम काट दिया था, ये कह के कि भाई इन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा। अब एन्यूमरेशन फॉर्म तो एक्चुअली वहां पर कई करोड़ लोगों ने नहीं भरा था, लेकिन ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्शंस ये थे कि भाई इन एरिया के जो लोग हैं, जो इनको लगा कि अपने वोटर्स जो हैं, हमारे वोटर्स जो हैं, उनके तो बीएलओ खुद जाकर फॉर्म भरवा दो। जो इनके वोटर नहीं हैं, उनके फॉर्म मत भरवाओ। अगर नहीं भरे जाएंगे तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल से काट दिया जाएगा। और ड्राफ्ट रोल से जब नाम कट जाता है, तो उसके बाद ये कहते हैं कि अब अगर आपको अपना नाम चढ़वाना है तो फिर आप फॉर्म 6 भरिए, जिसमें आपको नए वोटर की तरह अप्लाई करना होगा। और उस नए वोटर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आप पहले कभी वोटर्स लिस्ट में नहीं थे। यानी कि आप लोगों से कह रहे हैं कि तुम झूठा डिक्लेरेशन दो, फॉर्म 6 भरो। जो लोग जिनके नाम पुरानी वोटर्स लिस्ट में थे भी, वो लोग डिक्लेरेशन दें कि मेरा नाम नहीं था। दूसरी बात, फॉर्म 6 में एक खास चीज है, सिटीजनशिप की बात हुई। ये लोग कह रहे हैं कि हम सिटीजनशिप चेक करना चाहते हैं। पहली बात तो, इलेक्शन कमीशन के बार बार इंस्ट्रक्शंस गए हैं। 2003 के इंटेंसिव रिवीजन की उनकी गाइडलाइंस में लिखा है कि भाई इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है वोटर्स लिस्ट चेक करना, सिटीजनशिप चेक करना। अगर किसी की सिटीजनशिप पर डाउट है तो इलेक्शन कमीशन उसको रेफर कर दे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को, या किसी कोर्ट में,
या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो सिटीजनशिप तय करेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर सकता। दूसरी बात, जब 1995 में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा था तो उस पर एक पूरा जजमेंट आया। इसी तरह से वो सिटीजनशिप के आधार पर बहुत सारे लोगों के नाम काट रहे थे दिल्ली में, बंबई में, इलेक्शन कमीशन। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि देखिए, सिटीजनशिप के आधार पर आप नाम इस तरह से नहीं काट सकते। अगर किसी का नाम पुरानी वोटर्स लिस्ट में है तो आप उसको ऑब्जेक्शन उसके खिलाफ दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों ये डाउट अराइज हुआ है कि भाई आपकी सिटीजनशिप डाउटफुल है, किस आधार पर डाउटफुल है। आप उसको ये नोटिस देंगे और उसके बाद सारी एविडेंस लेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई यही डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जैसे इन्होंने इस एसआईआर में बोल दिया है कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आप कोई भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे कन्फाइन नहीं कर सकते। कोई भी एविडेंस हो जो रेलेवेंट हो, यानी कि कोई अगर हलफनामा दे रहा है कि हम यहाँ पैदा हुए थे और उसके बाद हम यहाँ रहे हैं वगैरह वगैरह, और इस आधार पर हम सिटीजन हैं, तो वो भी एविडेंस आपको कंसिडर करना होगा बिफोर आप वो फैसला करते हैं। तो उसमें ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेट अधिकार दिया इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए कि पुराने वोटर्स लिस्ट में आप थे तो उसको आपको मानना पड़ेगा कि भाई पहले देखा गया होगा कि हाँ ये सिटीजन है। उसके बाद आपको रीजंस देने होंगे क्यों आप डाउट कर रहे हैं कि वो सिटीजन नहीं है। उसके बाद उसकी सुनवाई करनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करने होंगे, तब आप कर सकते हैं। लेकिन अब की बार ये लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हम सिटीजनशिप चेक कर रहे हैं। जब बिहार का इन लोग ने एसआईआर पूरा खत्म कर लिया, इनसे पूछा गया कि कितने लोगों को सिटीजनशिप के आधार पर बाहर कर दिया गया, तो ये कहते हैं कि नहीं हम बता नहीं सकते, पता नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन अनऑफिशियल फिगर दिए आए हैं कि 1000 भी नहीं है जिनको इन्होंने सिटीजनशिप के आधार पर बाहर किया है। बहुत सारे लोगों को इस आधार पर बाहर कर दिया है कि भाई वो उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरे या फिर उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए, ये वाले। लेकिन सिटीजनशिप के आधार पर सिर्फ कुछ 100 लोगों को, 200-300 लोगों को शायद बाहर किया गया है। अब फॉर्म 6 में एक खास बात है, जब कोई नया जना अपने आप को एनरोल करता है एज अ वोटर तो उसको 3 तरह के एविडेंस देने होते हैं। पहला ये कि वो 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, उसके लिए उसको कोई भी एविडेंस इंक्लूडिंग आधार कार्ड वो दे सकता है कि उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। दूसरा ये कि वो यहाँ का रेसिडेंट है, उसके लिए भी कोई भी एविडेंस इंक्लूडिंग आधार कार्ड दे सकता है कि यहाँ का रेसिडेंट है। तीसरा ये कि वो कि हिंदुस्तान का सिटीजन है, उसके लिए उसको सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी कि खुद बोलना होता है कि मैं हिंदुस्तान का सिटीजन हूं और अगर मेरा ये दावा गलत पाया गया तो मेरा प्रोसिक्यूशन हो सकता है। बस इतना कहना होता है, उसके लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होता। ये एकदम फॉर्म 6 जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है उसमें बिल्कुल साफ है कि इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखाना है। लेकिन फिर भी आज इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम इस एसआईआर में आपकी सिटीजनशिप एग्जामिन करेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अगर जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं उनको देखा जाए, अगर आप आधार कार्ड को हटा लें, आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो उन्होंने आधार कार्ड भी ऐड कर दिया है, लेकिन बार बार इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आधार कार्ड को हम सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मानेंगे। आप किसको फिर सिटीजनशिप का प्रूफ मानेंगे? जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं आधार को अगर हम हटा दें, उसमें तो पहली बात तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुल मिलाकर बिहार में हम लोगों ने एग्जामिन किया कि 50% पॉपुलेशन के पास उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है।
यानी कि सिर्फ 50% पॉपुलेशन के पास उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप उस आधार पर चलेंगे कि भाई इनमें से डॉक्यूमेंट दिखाओ तब हम तुमको सिटीजन मानेंगे, तब तो आधे लोग बाहर हो जाएंगे। तो इन्होंने कोई पैमाना नहीं तय किया, कोई स्टैंडर्ड, कोई कुछ नहीं ले डाउन किया, लेकिन कहते हैं कि हम सिटीजनशिप एग्जामिन करेंगे। और फिर पूरा जो प्रोसेस है बिल्कुल पारदर्शिता के बगैर हो रहा है। इन्होंने पहली बात तो वोटर्स लिस्ट भी जो दी है वो मशीन रीडेबल नहीं दी है। अब जैसे सबको दिखाई देता है कि, और राहुल गांधी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात दिखाई कि भाई एक ही जने का नाम या एक ही जने का की फोटो 200 जगह लगाई गई है, एक ही कंस्टिट्यूएंसी में 200 जगह लगाई गई है। अब अगर मशीन रीडेबल फॉर्म में वोटर्स लिस्ट दे दें तो फट से ये पकड़ में आ जाता है। और एक डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो भी अगर मशीन रीडेबल फॉर्म में वोटर्स लिस्ट है तो उसको आप यूज करके देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से डुप्लीकेट्स आ गए, कौन से डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज हैं और कौन सी फोटोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज हैं। ये दोनों चीजें देखनी होती हैं उनको। डेमोग्राफिकली मतलब नाम सेम है, फादर्स नेम सेम है, एड्रेस सेम है तो डेमोग्राफिकली सिमिलर है, फोटो सेम है तो फोटोग्राफिकली सिमिलर है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हम डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे, हम आपको मशीन रीडेबल फॉर्म में वोटर्स लिस्ट नहीं देंगे। है उनके पास मशीन रीडेबल, और कह रहे हैं उसमें हम नहीं देंगे। क्यों? कहते हैं कि हमारे कि इससे तो प्रिवेसी का हनन हो जाएगा, आपकी राइट टू वोटर्स की प्रिवेसी का हनन हो जाएगा। भाई मशीन रीडेबल से कैसे प्रिवेसी का हनन हो जाएगा? लेकिन कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। फिर इनके रूल्स में ही लिखा है, इनके मैनुअल में लिखा है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन आता है या नए नाम की एप्लीकेशन आती है, एडिशन की एप्लीकेशन आती है, तो उसको उसी दिन वेबसाइट पर डालना होगा जिससे लोग देख सकें कि भाई इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन आया है, इसका नया नाम ऐड होने के लिए आया है, पॉलिटिकल पार्टीज देख सकें। वो भी नहीं डाल रहे हैं। इन्होंने बिहार में जो 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल से काट दिए थे वो भी नहीं दे रहे थे लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इनको देनी पड़ी, लेकिन वो भी नहीं दे रहे थे। और अभी अभी ये पता लगा है, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी पब्लिश करी, ये मुझे पहले एक बिहार के बड़े क्रेडिबल लीडर ने मुझे पहले बताया था, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड हैं, कि सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी दिल्ली से 26 लाख लोगों के खिलाफ ऑब्जेक्शंस भेजे गए, जिसमें कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के डिजिटल सिग्नेचर यूज करे गए। कानून ये कहता है कि वो नोटिस सिर्फ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भेज सकता है और उसमें रीजन देना होगा कि आप किस लिए क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। इसमें एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म नोटिस में 26 लाख लोगों को दिल्ली से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करके नोटिस भेज दिए गए। आखिर में सिर्फ 3.5 लाख लोगों का नाम इन्होंने ड्राफ्ट रोल में जितने थे उनमें से हटाया, लेकिन ऑब्जेक्शंस सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन कमीशन से गए थे बिल्कुल रूल्स के खिलाफ। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करे गए थे। तो कोई पारदर्शिता नहीं, हड़बड़ी में आप कर रहे हैं। लोगों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वहां से डिजिटल फॉर्म भरें। आपने डिजिटल फॉर्म भरने का प्रोसेस एकदम गड़बड़ कर दिया है। और राजस्थान में एक बार जब 2003 में एक्सरसाइज हुई थी तो राजस्थान में इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि ये बोला था कि हम लोग सोशल ऑडिट करेंगे, यानी कि पोलिंग स्टेशन बाय पोलिंग स्टेशन हम लोगों को बुलाएंगे और वहां पर नाम पढ़े जाएंगे और लोग बताएंगे कि भाई ये आदमी है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, यहाँ से चला गया है कि नहीं, वगैरह वगैरह। और उस तरह से जब प्रोसेस किया गया तो उस समय 7 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे।
तो ये सोशल ऑडिट जो होता है, फिर बाद में इलेक्शन मैनुअल में भी ये चीज ले आई गई कि भाई इस तरह से ग्राम सभा या वार्ड सभा करके आप सोशल ऑडिट करेंगे और उसमें आप नाम में जो काट छाट करनी है या नाम ऐड करना है वो करेंगे। वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। सब कुछ मतलब कोशिश ये है कि बस धड़ाधड़ कर दो, बगैर पारदर्शिता के कर दो, और इस तरह से करो कि जो गरीब आदमी है वो तो या तो एन्यूमरेशन फॉर्म भर ही ना पाए या फिर डॉक्यूमेंट्स दे ना पाए। उसमें से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आपको बताएगा कि भाई इनके तो एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ खुद जाके भर दे, इन लोगों के छोड़ दे, जिससे कि फिर से वो लोग वो कर सकें जो बहुत दिन से करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के नाम और अल्पसंख्यकों के नाम हटा दें। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब चैलेंज हो रहा है, हुआ है, सुनवाई चल रही है, लेकिन सुनवाई बहुत धीरे धीरे हो रही है। अभी 5 महीने से सुनवाई चल रही है, चलती ही जा रही है, और कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर ये स्टोरी छापी है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाखों लोगों को नोटिस दिए गए, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर यूज करके आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए तो कि इसके बारे में वो क्या सफाई देना चाहते हैं, बिल्कुल रूल्स के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बेसिस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हलफनामा दे? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तो बेचारे इतने डरे हुए हैं कि उनको बोल दिया गया है कि अगर तुमने फॉर्मली कुछ भी चूक करी तो हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा तगड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे कि तुम्हारी नौकरी ही चली जाएगी। तो मतलब वोटिंग राइट जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अब फंडामेंटल राइट का दर्जा दे रखा है, वो इतनी आसानी से, इतना कैजुअली लोगों का छीना जा रहा है। ये सब आज अनफोल्ड हो रहा है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं जो कि आपको बताएंगे कि अलग अलग देश के क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू। आपने प्रशांत भूषण की स्पीच सुनी तो समझा कैसे एसआईआर का खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आखिर वोट काटने पर आमादा क्यों है? क्या ये मिनी सीए एनआरसी है या फिर कुछ और? इस खबर में हमें जरूर लिख भेजिए कमेंट में, ताकि हम समझ सकें कि आपकी राय क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।